Hello everyone, welcome to my academy. पढ़ेगा इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया. Today we are here to discuss very important topic of current affairs. जो टॉपिक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ की है. इस रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. इंडिया का क्या रैंक है और वो रैंक किन कारणों से आया है, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस. ठीक. और ये जो आज का डिस्कशन है वो एक सेगमेंट है करंट अफेयर्स का जिसको रैंक रिपोर्ट एंड इंडाइसेस भी बोलते हैं. वन डे एग्ज़ाम और यूपी पीसीएस और अदर पीसीएस वाले एग्ज़ाम में ये एक सेगमेंट होता है जिसमें आपको अलग अलग रैंक्स जो होती हैं रिलीज़ होती हैं वो प्रिपेयर करना पड़ता है. तो अभी हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट जो रिसेंटली रिलीज़ हुई है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. चलिए इसके बारे में देखते हैं कि क्या है रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग. अच्छा, तो सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है, मैंने आपको बताया कि अभी रिलीज़ हुई है ये रिपोर्ट जिसमें कि इंडिया की रैंकिंग आई है 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज़, राइट. तो और हमने सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले साल की जो रैंकिंग थी उससे इम्प्रूवमेंट किया है. लास्ट ईयर हमारी रैंकिंग थी 135 इन 2022. दिस ईयर दिस इज़ 127. सो कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट है. और अगर परसेंटेज पॉइंट से देखें तो 1.44% का इम्प्रूवमेंट है. ठीक. ये रिपोर्ट है, मैंने बताया जैसे आपको, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023. इसको रिलीज़ करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत होती है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे. लेकिन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करती है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, और थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा. ठीक. प्रीवियस रैंकिंग की बात करें तो प्रीवियस रैंकिंग 135 थी जो इम्प्रूव होकर 127 हो गई है ना. और साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारे नेबर्स कंट्री की क्या पोजीशन है. ये जान के ये हमको एनालिसिस में हेल्प करेगा. जब भी कभी अगर हम कोई इंटरव्यू में बैठ रहे होंगे या कुछ आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो इंडिया का कंपैरिजन अगर नेबर कंट्री से करना होगा तो वन ऑफ द पॉइंट कैन बी इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. तो इसमें आप देखिए कि इंडिया की पोजीशन तो 127 है आउट ऑफ 146 कंट्रीज. तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे आर्क राइवल पाकिस्तान. पाकिस्तान की पोजीशन है 142. सो इट्स ऑलमोस्ट, मतलब 142 का मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत कम जेंडर इक्वालिटी है. क्या है इसका भी मैं भी नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट क्या होता है जेंडर इक्वालिटी का. और बाकी नेबर में सबसे बेटर पोजीशन पे है बांग्लादेश विच इज़ 59. ठीक. बांग्लादेश की पोजीशन 59 है, पाकिस्तान की 142 है. चाइना इज ऑल्सो बेटर देन अस 107. ठीक. बाकी कंट्रीज की आप देख सकते हैं, 3 इंपॉर्टेंट कंट्री जिसमें बेस्ट देखा हमने, वर्स्ट देखा और चाइना तो जो इसका देखना बनता ही है. अब समझते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या है. तो जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है जेंडर गैप. जेंडर गैप का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो आप समझिए जेंडर क्या होता है. तो जेंडर एक सोशलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. एक होता है सेक्स. सेक्स इज बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. सेक्स का मतलब ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, एक आदमी और एक औरत में जो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है वो एक सेक्सुअल कॉन्सेप्ट हो गया. ठीक है, बायोलॉजिकल का कॉन्सेप्ट हो गया. लेकिन जब उसको सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सेक्स जेंडर में बदल जाता है कि एक इंसान मेल की और फीमेल की सोसाइटी में क्या पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू उसकी इकोनॉमिक पोजीशन, पॉलिटिकल पोजीशन. ठीक. और बाकी चीज़ों के हिसाब से देखा जाएगा तो उसको जेंडर बोलते हैं. तो जेंडर गैप इंडेक्स इसमें ये दिखता है, 4 डायमेंशन दिखता है कि 4 डायमेंशन के इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन क्या है, एजुकेशन अटेनमेंट क्या है, फीमेल्स का हेल्थ एंड सर्वाइवल की पोजीशन क्या है और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है. तो ये 4 क्राइटेरिया पे बेस्ड ऑन दीज 4 क्राइटेरिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रैंक निकालती है अलग अलग कंट्रीज की. इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी का मतलब ये हुआ कि
किसी भी देश में औरतों को इकोनॉमिक एक्टिविटी में कितना मौका मिलता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जॉब करने में, ठीक है, और बिजनेस में कितना मौका मिलता है। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर कोई वो हाउस होल्ड वर्क मिल रही है तो उसको कर रही हैं तो उसका कुछ पैसा मिलता है कि नहीं, ये इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। फिर कोई जेंडर पे गैप तो नहीं है कि अगर मान लीजिए एक ही काम एक आदमी कर रहा है और एक औरत कर रही है तो आदमी को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, औरत को कम पैसे मिल रहे हैं, जस्ट इस बात से कि शी इज़ फीमेल, है ना, और वो एक मेल है इसलिए ज़्यादा पैसे, तो ये एक जेंडर पे गैप हो गया, तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो गया। एजुकेशनल अटेनमेंट का मतलब ये है कि औरतें कितनी पढ़ी लिखी हुई हैं उस देश में, उस सोसाइटी में, और उनको कितने अवसर मिलते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो पढ़ सके। इंडिया की कंडीशन आपको पता है कि सिटीज़ में तो इट्स गुड, राइट, हियर वुमेन आर लीडिंग, वो अच्छी अच्छी पोजीशन पे जा रही हैं, पढ़ रही हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लोगों का माइंडसेट चेंज होता है। बट एट रूरल एरियाज सिचुएशन इज स्टिल नॉट गुड, अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फीमेल एजुकेशन को लेकर हैं। हेल्थ एंड सर्वाइवल, हेल्थ एंड सर्वाइवल में भी यही देखा जाता है कि फैसिलिटीज अवेलेबल टू वुमेन एज वेल एज देयर सर्वाइवल रेट। सर्वाइवल रेट मतलब जब वो पैदा होती हैं, फिर उसके बाद उनकी शादी होने के बाद बच्चे होते हैं, तो उस सिचुएशन में भी वुमेन को प्रॉब्लम्स होती हैं सर्वाइव करने में, ठीक, रूरल एरियाज में खासकर। फिर उनका न्यूट्रिशन लेवल देखा जाता है कि कितना न्यूट्रिशन उनको दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें इस इंडिकेटर में है। और फाइनली पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कि इंडिया में या किसी और देश में किसी औरत एज अ होल को, ठीक, कितनी चांसेस मिलती हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने में। अगर इंडिया की बात करें तो लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, लोकल चुनाव में कितनी उनको दिया जाता है चांसेस, राइट, जिससे कि उसके अलग इम्प्लीकेशन है, वुमेन आएंगी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, एक जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हैं कि समाज में औरतों के लिए कौन सी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या पॉलिसीज़ बननी चाहिए, है ना। तो ये 4 क्राइटेरिया हो गया। इस क्राइटेरिया के बीच हिसाब से रैंकिंग दी जाती है या पॉइंट्स दिए जाते हैं 0 से 1 के बीच में। अब आप सोचेंगे कि 0 से 1 के बीच में क्या आएगा, 0 के बाद तो 1 ही आता है, तो 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3 मतलब डेसिमल्स में, राइट, तो 0.99 तक हो सकता है ना। तो ये डिवीजन है। 0 का मतलब होता है 0, अगर 1 है किसी की रैंकिंग तो फुल जेंडर पैरिटी, मतलब उसको जितने उस सोसाइटी में, उस कंट्री में जितने चांस मेल को मिलते हैं उतने फीमेल को भी मिलते हैं, इन चारों एस्पेक्ट में, ठीक। और अगर 0 है तो इसका मतलब फुल इनइक्वालिटी, मेल को ही सारे चांस मिलते हैं, फीमेल को कुछ नहीं मिलता, है ना। तो दोनों एक्सट्रीम कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है, ऐसा होता है कि नहीं ये रिपोर्ट से पता चलेगा, ठीक। तो आई होप कि जेंडर गैप इंडेक्स क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं फैक्टर्स। इंडिया ने जो प्रोग्रेस किया, इंडिया ने जो 127 रैंक लेके आई 135 से, तो ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिससे 1 साल में रैंक इंप्रूव हो गई। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में अगर आप देखें तो हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है लाइक मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, है ना, स्टार्टअप इंडिया, ये स्कीम्स अब अपना असर दिखा रही हैं और इस कारण से वुमेन को इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का मौका मिल रहा है। जैसे एक शो आता है शार्क टैंक, उसमें आप देखेंगे कि वुमेन एंटरप्रेन्योर भी बैठी होती हैं, है ना। जैसे मामा अर्थ एक है कंपनी, उसकी शुगर कॉस्मेटिक्स है, इनके एंटरप्रेन्योर, इनकी जो फाउंडर्स है वो वुमेन है, तो वुमेन को भी मौका मिलता है। एक और कंपनी जिसका आपने नाम नहीं सुना होगा, एनीमाल, ठीक है, उसकी भी फाउंडर 21 और 22 ईयर्स की एज में 2 लड़कियों ने उसको स्टार्ट किया था एंड दे आर नाउ रनिंग द कंपनी, ठीक। नेक्स्ट एजुकेशन में भी हमारी स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, इन लोगों ने गर्ल्स के एजुकेशन पे फोकस किया है जिससे कि हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अभी ज़्यादा मुझे नहीं लगता इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि आपको पता है एक तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इस अमेंडमेंट के कारण ये एकदम इंश्योर कर दिया गया है कि 33% रिजर्वेशन वुमेन को दिया जाएगा, तो जिससे कि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राउंड लेवल पे हो रहा है। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टेट्स ने इंक्लूडिंग MP 50% रिजर्वेशन कर दिया है, तो वो बहुत अच्छा स्टेप है। हम बहुत सारी स्टोरीज भी सुनते हैं जिसमें कि वुमेन पंचायत जो होती हैं वो
अच्छा काम कर रही होती हैं, राइट। लेकिन अभी भी लोकसभा लेवल पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेंडिंग है ना, 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो, जो कि पेंडिंग है और बहुत दिनों से पेंडिंग है, जिसमें ये बात कही गई है कि वुमेन को भी लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आप उनको रिजर्वेशन दो। तो ये बड़ा स्टेप होगा अगर ले लिया जाता है तो। नेक्स्ट देखिए कि अदर ऑनगोइंग एफर्ट्स क्या है कि और हम क्या कर रहे हैं जिससे कि हम और इम्प्रूव कर सकें। तो वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर काम हो रहा है, ठीक है। लॉ इन्फोर्समेंट पर ध्यान दिया जा रहा है कि जो वुमेन के लिए उनके प्रोटेक्शन के लॉ बने हुए हैं वो अच्छे से इन्फोर्स हो पाते हैं कि नहीं। सेकेंड, जेंडर पे गैप को क्लोज करने की कोशिश की जाती है। मैंने आपको समझाया कि जेंडर पे गैप क्या होता है ना। तो वेज गैप रिमूव किया जा सके, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो, है ना। और दूसरी पॉलिसीज एंड अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं। एक रिसेंट न्यूज़ आई थी बीसीसीआई के द्वारा। बीसीसीआई जो कि इंडिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने की एजेंसी है, इसने अभी फीमेल और मेल क्रिकेटर दोनों के लिए जो मैच फीस मिलती है वो बराबर कर दी है। तो एक बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप है और भी इंस्टीट्यूशंस को ये स्टेप लेना चाहिए और ऑब्वियसली लेंगे। इनहेंसिंग हेल्थ एंड वेलबींग, इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल हेल्थ केयर सर्विस, है ना। तो जेंडर को जो भी गांव में दूर दराज लोगों में हैं उनको आसानी से हेल्थ केयर सर्विस मिल सके वो एक गोल है। बहुत मुश्किल काम है। अभी भी मैं अगर आपको बताऊं, एक छोटे जगह से, एक टाउन से बिलोंग करता हूं, उस टाउन में वहां से अगर थोड़ा अच्छा अगर आपको हेल्थ फैसिलिटी लेनी है तो 30 से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वहां पे भी कुछ ही डॉक्टर्स हैं जो अच्छे हैं, अदरवाइज आपको 190 किलोमीटर, अराउंड 200 किलोमीटर जाना पड़ेगा जब आपको अच्छी हेल्थ केयर सर्विस के लेनी है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एक प्रोमिनेंट टाउन है, मतलब वेल नोन टाउन है, वहाँ की सिचुएशन। उसके बाद आप गांव चले जाइए तो सिचुएशन तो और बुरी हो जाती है। तो इस डायरेक्शन में हमको बहुत काम करने की ज़रूरत है, ठीक। तो ये था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। इसमें हमने देखा कि इंडिया की पोजीशन क्या थी, कैसे बेटरमेंट हुआ और क्या करना बाकी है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप हमको कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। थैंक यू वंस अगेन।